नमस्कार। तो गाइस स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, हो सकता है एपिसोड लंबा हो जाए, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, श्रीलंका के बारे में, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे रामनवमी जुलूस, जेएनयू जो वायलेंस हुआ उसके बारे में, और जो अभी हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा करंट में चल रहा है वो पारस ऑफिशियल वाला मुद्दा। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बिल्कुल आराम से बात होगी, तो वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है और एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पारस ऑफिशियल के बारे में। अब जिनको नहीं पता पारस ऑफिशियल कौन है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। पारस ऑफिशियल एक गेमिंग यूट्यूबर है जो गेमिंग वीडियोस डालता है। आज से कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों पहले उसने एक पॉलिटिशियन के ऊपर कमेंट कर दिया था, रेसिस्ट था, जिसके चलते उसको जेल हो गई थी और यहीं पे उसकी चीज खत्म हो जाती, क्योंकि जेल हो गई, ट्रीटमेंट मिल गया, बस बात खत्म। उसने जो गलती करी उसकी सजा उसे मिल गई। नाउ दूसरी बात, पारस ऑफिशियल ने अभी हाल ही में एक और यूट्यूबर जिसका नाम है डाकू विलन डाकू, जो भी नाम है उसका, एक तो नाम इतना घटिया, सुनने में समझ आ रहा है कितना बढ़िया आदमी होगा वो। तो एक यूट्यूबर जिसका नाम डाकू विलन था उसको हमारे पारस ने एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद वो डाकू विलन ऑफेंड हो गया। उसने कई जगह पे ऐसा दिखाया या फिर थ्रेट दिया जिसके बाद पारस डर गया। पारस ने अपनी वीडियो में कहा कि उसको डाकू विलन कॉल कर रहा है, धमका रहा है या फिर मैसेज कर रहा है, उसका एड्रेस निकाल रहा है, इस तरीके की बातें पारस ने कही। मेरे को ब्लैटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, डाकू को बुरा लगा, डाकू ने मेरा नंबर कहीं से निकलवा के मुझे फ़ोन किया और मुझे गालियाँ देने लग गया फ़ोन पे। एंड मैंने उससे बोला भाई क्या चाहते हो, तो उसने बोला मैंने तेरे से मिलना है, तू मुझे अपना एड्रेस दे, मैं तुझे आके बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। और उसने मुझे डराने और धमकाने की पूरी कोशिश की उस दिन। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है ना, ये आप जानते ना, मैं जानता हूँ, तो मैं इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। आगे चल के इस केस में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तब शायद हमारे सामने कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे और उसके ऊपर अपन कुछ ओपिनियन देंगे। अब पारस ने अपने चैनल पे ये जो वीडियो डाली उसमें उसने बताया कि उसको बुरी तरीके से पीटा गया गुंडों के द्वारा। सुबह 6-7 बजे उसके घर में घुसे लोग और उसको पीट के चले गए, रॉड से मारा, हथियारों से मारा, उसकी मम्मी को धक्का दिया, ये पारस ने बताया है। एंड 8 बंदे आए थे, वो सीधा मेरे कमरे में आए, मेरी मम्मी को धक्का मार के उन्होंने गिरा दिया एंड वो मुझे पागलों की तरह मारने लग गए। मैं उठा, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की भाई हुआ क्या, बात तो बताओ, वो कुछ नहीं बोल रहे। अगर ऐसा सीरियसली हुआ है तो कहने सुनने वाली कोई बात नहीं है। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को एक साथ आके पारस का सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी ये हरकत करी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे अटैक कर रहे थे कि तुम ट्वीट कर दो, ये कर दो। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल क्या है क्या नहीं है। मैं क्लियर आंसर दे देता हूं भाई, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आप जाकर उन्हें टैग कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं भी टैग कर दूंगा, लेकिन मेरे एंड से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मेरे एंड से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे स्पैम करना या मेंशन करना बंद कर दो, पहली बात। दूसरी बात, आप किस व्यक्ति के ऊपर गुंडागर्दी दिखा रहे हो भाई, जिसके पापा नहीं है, जो व्यक्ति अपनी मम्मी के साथ अकेला रह रहा है, तुम उसके ऊपर जाके गुंडागर्दी दिखा रहे हो, घर में घुस के 10-10 लड़के, एक दुबले पतले लड़के को मार रहे हो, शर्म आना चाहिए। जिसने भी ये किया ना, मैं उससे कह रहा हूं, अगर तुम यूट्यूब पे किसी की वीडियो से ऑफेंड हो रहे हो तो उसे मेल कर दो, एक बार एटलीस्ट उससे मिलकर उसे समझा दो, कोशिश तो करो समझाने की। अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर तुम अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो, अपने हिसाब से भी नहीं, वैसे तो लीगली लेना चाहिए, बट एक जनरल बात कर रहा हूं। तुम एक व्यक्ति का एड्रेस निकालते हो, उसके घर जाते हो, उसे मारते पीटते हो उसकी मम्मी के सामने, हो सकता है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम हो यही हो यूट्यूब, क्या उसकी मम्मी आप उसे करने देंगी? एक बार जेल जा चुका, दूसरी बार घर में आके लोग पीट रहे हैं, मतलब आपको समझ नहीं आता। लोग यूट्यूब को सीरियस लेते हैं भाई, अपनी जॉब समझते हैं, और तुम उसके बाद ऐसी हरकतें करते हो उस व्यक्ति के साथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी कल्पित हैं, मैं सीरियसली चाहता हूं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। एंड प्लीज डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल को टैग करो, भगवंत मान को टैग करो, और करो भाई हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी टैग करो ट्विटर पे। बाकी पारस से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रो, अगर लगे कुछ भी हेल्प लगे, किसी भी तरीके की लगे, अगर मैं हो पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ हूं। और प्लीज यूट्यूब कम्युनिटी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस लड़के का इस टाइम पे तो सपोर्ट करो। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको रीट्वीट करो, उसको मैसेज करो कि भाई हम तेरे साथ खड़े हो, उसको हर तरीके का सपोर्ट दो जिस तरीके का उसको चाहिए प्लीज। और जो पंजाब के क्रिएटर है वो डेफिनेटली उसके पास जाएं यार, उसको सपोर्ट करें। हमारी कहने को कम्युनिटी है ना, इस तरीके की कम्युनिटी है क्या भाई। ना पारस वाली बात को यहीं खत्म करते हैं, बात करते हैं रामनवमी की। तो भैया आपको जैसा पता होगा, रामनवमी आई थी, 9 दुर्गा आई थी चैत्र की, तो डेफिनेटली प्रोपोगेंडा तो होना ही था, और ऐसा ही हुआ। एक इंस्टा मॉडल ने अपनी वॉकनेस का उदाहरण दे ही दिया इंस्टाग्राम पे। नवरात्रि में कंचक बिठाते हैं, मंदिर में देवी को चुनरी चढ़ाते हैं, और यही बाहर निकलकर रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। हालांकि उसके बाद रैंडम इंडियन गाय नाम के एक हैंडल ने उसको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से समझाया, और उसके बाद उसने माफी मांग ली। रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ मंदिर से रिलेटेड था, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी की कम्युनिटी को या फिर किसी की धार्मिक चीज को ठेस पहुंचाने का। तो उस चीज के लिए आपको लगा हो तो आई एम सो सॉरी, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। खैर ये तो वॉक पीपल्स की निशानी है भाई, पहले गलती करो, बाद में माफी मांग लो। पहले मंदिर जलाओ, उसके बाद ह्यूमन चेन बना लो। पहले गले लगाओ, घर में बुलाओ, उसके बाद उसी घर की छत पे पत्थर जमा करके उन्हीं लोगों के ऊपर मारो। तो ये वॉकनेस का बहुत पुराना उदाहरण है, मैं इसके ऊपर कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूंगा। जो लोग समझ गए समझ गए। नहीं नहीं
खैर तुम लोग कहाँ थे? वॉकनेस पे। हाँ, वॉकनेस से याद आया भैया, जेएनयू में, जी हाँ, जेएनयू में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब अगर तुम्हें पॉलिटिकली करेक्ट हिंदी भाषा में समझ ना आया हो तो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। जेएनयू में रामनवमी के दिन पूजा का कार्यक्रम रखा गया था एबीवीपी द्वारा और वहाँ के हिंदू स्टूडेंट्स द्वारा, जिससे कुछ राक्षस ऑफेंड हो गए, आई एम सॉरी, कुछ कम्युनिस्ट ऑफेंड हो गए और चले गए वहां पे हरकत करने। जिसके बाद क्या हुआ? कूट दिया। किसने? एबीपी वालों ने उनको। किनको? राक्षसों। किनको? कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स को, जो कि बिल्कुल गलत हुआ भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। फिर एबीवीपी ने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे दिया, जिसके बाद काफी लोगों के अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आने लगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भैया जेएनयू में रामनवमी की पूजा का कार्यक्रम रखा ही क्यों? सही बात है, क्यों रखा? कार्यक्रम रखना ही था तो इफ्तार पार्टी का रख लेते, अफजल गुरु की बरसी का रख लेते, एंटी इंडिया नारों का रख लेते, सीएनआरसी प्रोटेस्ट का रख लेते, किसान आंदोलन का रख लेते। भाई इतने मुद्दे, क्या जरूरत थी रामनवमी की पूजा करने की? ये सब थे ना, वो कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं बिल्कुल ऐसे अनवांटेड ओपिनियन देने वालों के साथ खड़ा हुआ हूं, जो भी इस तरीके के ओपिनियंस देते हैं उनको मैं प्योर रूप से मानता हूं बोल रहा हूं भाई, गाली नहीं दे रहा हूं। इनको गाली देके गाली की वैल्यू खराब नहीं करूंगा, बेफिक्र रहो। खैर तुम लोग कहां थे? एंटी इंडिया पे। एंटी इंडिया से याद आया कि रामनवमी के जुलूस के दौरान कई जगह पे, कहीं नहीं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे स्टेट में जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। खैर तो इस पर ताजा अपडेट ये है कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उनके घर को पत्थर बना दिया गया और बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना यह कि कॉपी करने से कुछ नहीं होगा भाई। मतलब जो योगी जी कर रहे हैं वही का मॉडल यहाँ करोगे तो अंतर क्या रहेगा? कैंसिल करो उनके राशन कार्ड माशन कार्ड, तब तो इन्हें समझ आएगा कि इस तरीके की दंगाई हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों समुदाय में तनाव बढ़ता है, समझ रहे हो? मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एमपी गवर्नमेंट से कि सिर्फ कॉपी ना करें, कुछ लाए नया, हो सके तो। मतलब वो था ना वो एनआरसी। खैर गाइस, एनआरसी से याद आया कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नादिम को अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसके सबूत भी आ चुके हैं। ये नादिम, ये इंडियन पुलिस, और अब इसकी पार्टी चल रही होगी। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में। हाँ, तो हम कहाँ थे? मानसिक स्थिति पे। तो मानसिक स्थिति से याद आया, एक रैली के दौरान हमारे बजरंग मुनि जी ने एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया, सुन लो, खुद ही सुन लो भाई। अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके। अब हो सकता है कई लोग ऑफेंड हो जाएं या फिर मेरे से चिढ़ जाएं कि मैंने इनका नाम क्यों ले दिया। मैं तुमसे क्लियर बात पूछना चाहता हूं, हमारे देश में जब ये फेमिनिस्ट होती हैं, औरतों की इतनी बात करती हैं, तो आप उनसे चिढ़ते क्यों? आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आप ही हैं वो लोग, आप ही सोसाइटी के लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो महिला का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं। या हिंदू मुस्लिम हटाओ, यहाँ पे से बात करो एक औरत की, मतलब ऑब्जेक्ट हो गई क्या औरत? जिसका मन होगा वो नादिम आएगा, वो कहेगा मैं हिंदुओं के साथ करूंगा, ये आएंगे ये कहेंगे मुस्लिमों के साथ, तो फर्स्ट कौन है? औरत ही ना। तो जब हिंदुस्तान में जो हमारी फेमिनिस्ट होती है वो इतना ज्यादा एंटी मैन बातें करती है, तो आप उनसे ट्रिगर्ड क्यों होते हो? हम ही मौका दे रहे हैं ना, जब तक हम लोग इसके खिलाफ नहीं होंगे कि नहीं भैया मुनि जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये सब शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। जब नादिम ने बोला तो बुरा लगा ना, औरत औरत होती है भाई। प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा मेरी बात मान लो और ऐसे लोगों को सपोर्ट मत किया करो। खैर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द महाराज अपॉलॉजी मांग लेंगे और जल्द से जल्द महाराज के ऊपर कार्रवाई अगर होगी तो होगी, ठीक है, वो आगे का मुद्दा। खैर तो अब चलते कुछ इंटरनेशनल मुद्दों पे। तो भैया पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान में इमरान खान नहीं रहे वजीर आजम। बहुत डैंग कॉमेडी कर दी मैंने, नहीं वे जिनको नहीं पता काय को रह रहे हो इंटरनेट पे, सबको पता है कि भैया इमरान खान को हटा दिया गया। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि वहां हुआ क्या। पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी थी ना, इमरान खान के अपोजिशन में जो थी, वो डे वन से इमरान खान को इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम बोलती थी। उनका ये कहना था कि जो आर्मी थी उसने इनकी चाटी या इसने उसकी चाटी, जो भी किया उसके चक्कर में इसको पीएम बनाया गया। ये वहां के अपोजिशन के इल्जाम रहते थे डे वन से। अब हुआ क्या, जैसे भैया इमरान खान पावर में आया, उसने कई सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगवा दिए। वो सारे करप्शन के चार्जेस जब सुप्रीम कोर्ट में गए वहां के, तो वहां पे वो गलत साबित हो गया, जिसके बाद जो अपोजिशन था वो सारा एक हो गया और आज की डेट में उन सब लोगों ने एक होकर इसकी सरकार गिरा दी। तो ये कुल मिला के बात ये थी, इसलिए इसकी सरकार गिर गई। पहली चीज। अब दूसरा सवाल आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी है वो इंडिया के लिए कैसी होगी कैसी नहीं होगी। जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट आया ना, लेफ्टिस्ट वामपंथी जो मानना है वो मान लो, क्या फर्क पड़ा इंडिया में? कुछ नहीं। तो भैया पाकिस्तान है, इधर कोई की भी सरकार बना घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई ट्रेड नहीं हमारा इनसे, उल्टा इनको हमसे फायदा है। मतलब ये हमसे खरीद रहे, हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं इनसे। तो बेफिक्र रहो, वहां किसी की भी सरकार बने इंडिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, घंटा कुछ नहीं पड़ने वाला। हो गई क्लियर बात? इतनी बताना था। अब चलते श्रीलंका के ऊपर। तो ये जिनको नहीं पता उनको बता दूं, श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है। 1000 रुपए लीटर दूध चल रहा है वहां पे, पेट्रोल नहीं बचा, डीजल नहीं बचा, एक तरीके से इमरजेंसी लग गई है और कैबिनेट पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। आर्मी और पुलिस आज की डेट में लोगों को संभाल रही है। मतलब एक तरीके से गृह युद्ध चालू हो चुका है श्रीलंका में। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके मेन 3 कारण जो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस पहली चीज, श्रीलंका पूरी तरीके से डिपेंड 2 चीजों पे था। पहला इंपोर्ट, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, और दूसरा उसका टूरिज्म। उसका टूरिज्म इतना बड़ा था जिसपे उसके देश की पूरी जीडीपी चलती थी। अब ये दोनों चीजें कैसे कोलैप्स कर गई आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो गाइस पहले हम बात करेंगे टूरिज्म के बारे में। 2019 में वहां पे ईस्टर्न बॉम्बिंग हुई, कहां पे? श्रीलंका में, जिसमें 3 चर्च और 3 होटलों को ब्लास्ट कर दिया गया। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसमें 290 से ज्यादा सिटीजन्स मारे गए और इन 290 लोगों में कई सारे विदेशी फॉरेनर्स भी थे जो वहां पे घूमने आए थे। इस चीज का इफेक्ट इतना गंदा पड़ा श्रीलंका पे कि लोगों ने वहां घूमना जाना बंद कर दिया। इस अटैक के चलते वहां का टूरिज्म 20 से 30% तक गिर गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीलंका टोटली डिपेंड था 2 ही चीजों पे, इंपोर्ट और टूरिज्म। क्या बताता है 2020 और 21 जिसमें कोविड लग गया और कोविड में टूरिज्म
टूरिज्म किस तरीके से खत्म हुआ है सिर्फ श्रीलंका ही नहीं दुनिया का आपको पता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा घटिया डिजास्टर साबित हुई श्रीलंका की। ना 2019 में श्रीलंका के केजरीवाल ने एक और बहुत बड़ी गलती करी थी, फ्री वाली। भैया होता ये कि 2019 में राजपक्षे की जैसी सरकार बनती है वो अनाउंस करता है इस चीज को कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम हमारा जो वेट टैक्स लेते हैं उसको 50% ऑफ कर देंगे, और उसने वैसा ही किया। 2019 में लंका के केजरीवाल ने वहां के टैक्स को 50% माफ कर दिया, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी और जीडीपी दोनों की दोनों हिल के रखा गई और एकदम घटिया, बहुत ही बर्बाद, बेहुदा डिसीजन था। सिर्फ लोगों से वोट लेने के लिए। कौन नहीं चाहता भैया टैक्स माफ हो? कौन नहीं चाहता? मैं तुम्हें कहूंगा फ्री में दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं लोगे? लोग फ्री चाहते ही हैं, लेकिन फ्री करने के चक्कर में जो तुम देश की लंका लगाई दी। एग्जाम्पल ही लो, सिंपल सीधा एग्जाम्पल बन गया। श्रीलंका क्राइसिस फेस कर ही रहा था, तभी 2021 में वहां के केजरीवाल की अकल चली कि हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे भैया, हमारी जो खेती है, जो फर्टिलाइजर है, वो हम ऑर्गेनिक करेंगे। तो इन्होंने फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट था उसको टोटली बंद कर दिया। इन्होंने बोला हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जो पूरी तरीके से हो गई बर्बाद। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का जो आइडिया था, जो पॉलिसी, वो भी एक डिजास्टर ही बनके साबित हुई, जिसके चलते श्रीलंका आज की डेट में इतने ज्यादा हैवी क्राइसिस को झेल रहा है। आज की डेट में लंका पे 7 बिलियन का कर्ज है, जिसमें से 5 बिलियन का तो सिर्फ चाइना का देना है। इस देश को बर्बाद करने के लिए दो लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं, एक वहां पे राजपक्षे और दूसरा चाइना। अब इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है तो भैया बताना चाहूंगा, इंडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है लंका को। अभी इंडिया ने 1 बिलियन का क्रेडिट दिया है, मतलब क्रेडिट दिया है कि भैया तुम सामान ले लो, बाद में हम ले लेंगे। मतलब एक तरीके से वो यही होता है, हेल्प करना। तो इंडिया ने अभी 40 टन फ्यूल दिया है लंका को, ताकि वहां पे जो फ्यूल के क्राइसिस है वो थोड़े कम हो। अभी 2 दिन या 1 दिन पहले की न्यूज है कि वहां पे चावल भी भेजे हमारी गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ दूध वगैरह भी प्रोवाइड करवा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो नो डाउट डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और हम सब यही चाहते हैं कि श्रीलंका इस क्राइसिस से निकले, वहां के लोग परेशान ना हो, और एटलीस्ट कोई भूखा तो ना मरे। ये हम सब प्रे करते हैं और आप लोग भी कीजिएगा। और बाकी लंका का इतना ही मैटर था जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझा दिया। नाउ बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक के बारे में। जी हाँ, राणा आयुब भैया अब्रॉड घूमने जा रही थी, तभी उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि उनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी। अब इस चीज को लेकर राणा आयुब बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो गई और पहुंच गई कोर्ट। और कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट पता है क्या बोला? भैया राणा आयुब जो है ना, उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं। सीरियसली कोर्ट का स्टेटमेंट था कि सिर्फ 10-12 करोड़ का ही तो केस है, मतलब सिर्फ होता है 10-12 करोड़ कोर्ट के लिए। एक मतलब आप समझ रहे किस लेवल पे सोच के इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया होगा हमारे कोर्ट वालों ने। लेकिन मैं आपको एक हिपोक्रेसी दिखाना चाहूंगा एक सेम एग्जांपल के साथ। 2010 में एक व्यक्ति था जिसने 50 रुपए की रिश्वत ली थी, उसके ऊपर उसके चार्जेस चल रहे थे सिर्फ 50 रुपए की रिश्वत के। कोर्ट ने उसको ट्रैवल करने से रोक दिया था क्योंकि उसके ऊपर 50 रुपए की रिश्वत के चार्जेस चल रहे थे। और आज की डेट में कोर्ट कह रहा है सिर्फ 10-12 करोड़। इतनी भी इनकम ग्रोथ नहीं हुई है भाई कि 2010 का 50 रुपए आज का 10-12 करोड़ हो। मैं सीरियसली बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा जस्ट बिकॉज कंटेंट ऑफ कोर्ट भाई, सीधी बात है, डर लगता है। आखिरी खबर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सीरियस भी है, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन दोनों का कंपेयर करते हुए, लंका और दिल्ली का, तो उसके ऊपर है। तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े सीनियर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने मोदी जी के साथ एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उन्होंने चिंता जताई कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट से स्टेट वाली वो जिस तरीके की स्कीमें लाती हैं फ्री वाली, ये एक तरीके से देश को एक क्राइसिस में ले जाएगी जैसा आज श्रीलंका है। ये हमारे कई सीनियर आईपीएस ने बोला है कि जो स्टेट वाले अनाउंस कर देते ना, भाई 5-5 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दूंगा, मेरी सरकार आने दो, मैं तुम्हें 2-2 लाख रुपए दे दूंगा, मेरी सरकार आने दो, सारे बेरोजगारों को 5-5-10-10 हजार रुपए देंगे, हमारी सरकार आने दो। ये जो स्कीमें होती है ना फ्री वाली, आईपीएस और आईएएसओ ने ये चीज पे चिंता जताई है कि अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जैसा फेस आज श्रीलंका कर रहा है वैसा ही फेस इंडिया भी करेगा। और तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ही जल्द डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन मुझे दे। फॉलो मी ऑन ट्विटर पे जरूर फॉलो करके रखें, मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वहां पे मैं डालता रहता हूँ। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम से तो वैसे मेरा जी भर गया, 1 लाख चाहिए तो वो हो गए, धन्यवाद आप सबका। एंड डालते रहेंगे, वहां भी कंटेंट डालते रहेंगे। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। भूलिए मेरे साथ, जय श्री राम।